जय हिंद दोस्तों, मैं मैनेजर प्राण बिहारी अपने यूट्यूब चैनल पर सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं एवं अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज संपूर्ण विश्व युद्ध की स्थिति को देख और समझने की कोशिश कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया और यूक्रेन के लोग सहमे हुए हैं। संपूर्ण विश्व निगाहें गिरा करके इस स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या प्रभाव उत्पन्न कर पाएगा यूक्रेन और रूस के बीच होने वाली ये भीषण युद्ध। आप देखेंगे कि पुतिन ने अपनी सामरिक शक्ति और अपनी पावर का प्रदर्शन न केवल यूक्रेन के ऊपर करने की कोशिश की, बल्कि दुनिया के सभी सिरमौर देशों को उसने एक प्रकार से चेतावनी देने की कोशिश की कि रूस की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी देश या किसी भी संगठन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां अचानक उत्पन्न हो गई जिनके कारण कूटनीति समाप्त हो जाती है और शस्त्र नीति की शुरुआत हो जाती है। आप देखेंगे रसिया जिसकी आबादी 14.5 करोड़ है, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि यूक्रेन जिनके साथ इनकी युद्ध हो रही है उनकी आबादी 4.5 करोड़ है। आप अगर दोनों के बीच में सैन्य शक्ति का अवलोकन करने का प्रयास करें तो रूस के पास 8.5 लाख सैनिकों की संख्या बतलाई जा रही है और यूक्रेन के पास सैनिकों की संख्या 2,50,000 है। आप देखेंगे कि एक तरफ संपूर्ण विश्व पुतिन की शक्ति को महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को देखेंगे जो बंकरों में छिपे हुए हैं और किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए संघर्षरत है। आपको याद होना चाहिए कि यूक्रेन पूर्व में यूएसएसआर, जैसा कि आप जानते होंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो ये संगठन था सोवियत संघ के नाम से जिसे जानते थे हम लोग, जो 1922 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यूक्रेन और रसिया जो प्रारंभिक दोस्त थे, और यहां तक कहा जाता है कि यूक्रेन 1991 ईस्वी तक रसिया का ही एक अंग था। रसिया को आप रसिया नहीं कह सकते थे। 1991 ईस्वी तक आप यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कुछ पुरानी स्टोरी को जानने की कोशिश की जानी चाहिए। कहते हैं कि जो रूसी साम्राज्य था, महान रूसी साम्राज्य, 1917 ईस्वी में महान रूसी साम्राज्य में जार के शासन को बदल देने के लिए क्रांति हुई थी, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। और बोल्शेविक क्रांति के उपरांत आप देखेंगे कि 1918 ईस्वी में रूसी साम्राज्य से कई क्षेत्र जो हैं खुद को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर देते, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। लेकिन 1921 ईस्वी में आप लेनिन, जो रूस के शासक घोषित हो चुके थे जार साम्राज्य की समाप्ति के उपरांत, 1921 ईस्वी में आप देखेंगे रेड आर्मी के माध्यम से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करके यूक्रेन को पुनः 1922 ईस्वी में रूसी साम्राज्य में शामिल कर ली गई थी। किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा। ये प्रारंभिक काल है। और एक बात और भी याद रखना है, रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाले संघर्ष के पीछे 2 कारण और भी नजर आते हैं, एक क्रीमिया और दूसरा काला सागर, जिसको आप लोग ब्लैक सी के नाम से जानते हो। क्रीमिया एक प्रायद्वीप है जो कि काला सागर के पास ही अवस्थित है। आपको याद होना चाहिए कि क्रीमिया प्रायद्वीप को 1783 ईस्वी में रूसी साम्राज्य में मिला ली गई थी। बाद में आप देखोगे कि इसी क्रीमिया को यूक्रेन से
2014 में रसिया ने मुक्त करवा लिया और क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, जो कि विवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तो दो चीजों को देखिए, हम बतला रहे हैं कि रूस का ही हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन, और 1991 ईस्वी तक यूक्रेन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 ईस्वी में जब यूएसएसआर 15 भागों में विभाजित हो जाती है और सोवियत संघ से अलग होने वाले 15 देश जो होते हैं खुद को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का प्रयास करना शुरू करते हैं, तो उसी सोवियत संघ से निकलने वाला 1991 ईस्वी में यूक्रेन था। आप इस बात को समझ चुके हैं कि यूएसएसआर रूसी साम्राज्य का ही 1922 ईस्वी में बदली हुई नामकरण है। 1921 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन 1922 ईस्वी में रूस के आसपास जितने भी प्रांत थे उन सभी प्रांतों को रूस का हिस्सा बनाने के बाद रूस का नया नामकरण यूएसएसआर हो जाता है। किस वर्ष? 1922। और 1922 ईस्वी से लेकर के इसकी अस्तित्व 1991 ईस्वी तक चलती रहती है। आपको याद होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएनओ नामक एक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए स्थापित की गई थी कि आने वाले दिनों में दुनिया को किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति से बचाने का प्रयास इस संगठन के माध्यम से की जाएगी। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि 1945 ईस्वी के बाद ये संसार दो भागों में विभाजित हो जाती है। आपको अमेरिकन प्रभाव वाले देश हो जाते हैं, दूसरे रूसी प्रभाव वाले देश हो जाते हैं, और दोनों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा इस कदर बढ़ जाती है कि अमेरिका और उनके मित्र राष्ट्रों ने यूनाइटेड नेशन के रहने के बावजूद भी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को रसिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की थी जिसका नाम था नाटो। तो आप नाटो के अस्तित्व को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी भी एक विशेष भूमिका है रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध के पीछे। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का गठन होता है, और ये अमेरिका ने नाटो का गठन इसलिए की क्योंकि वो चाहता था कि किसी भी परिस्थिति में अगर कभी रसिया से संघर्ष होता है तो इस सैन्य संगठन के माध्यम से रसिया को नेस्तनाबूद किया जा सके। आप नाटो ऑर्गेनाइजेशन देख लें, और एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है जो 1957 ईस्वी में गठित है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरोपियन यूनियन। इन दोनों ही संगठनों का संबंध यूक्रेन से है, जो कि आज यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध का मुख्य कारण बन चुका है। आप देखोगे कि यूक्रेन जब तक यूएसएसआर का अंग था तब तक विवाद का कोई कारण नहीं रहे, लेकिन 1991 ईस्वी के बाद यूक्रेन जैसे ही सोवियत संघ से अलग होकर के अपनी स्वतंत्र रियासत को स्थापित करने की कोशिश करने लगा, कहीं न कहीं रूस उसकी स्वतंत्र स्थिति से प्रभावित महसूस करने लगा था, और रूस की पैनी निगाहें यूक्रेन के प्रत्येक गतिविधि पे होने लगी। आप देखोगे कि यूक्रेन बाद के दिनों में नाटो की सदस्यता को प्राप्त करने का प्रयास भी करना शुरू कर देता है। आप एक बात और भी जानेंगे कि यूक्रेन जब तक 1991 ईस्वी तक
सोवियत संघ का हिस्सा था तो 1991 ईस्वी के पूर्व 1954 ईस्वी में जो क्रीमिया नामक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है रूस ने ही यूक्रेन को प्रदान कर रखी थी। यूक्रेन को रूस ने ही क्रीमिया वाला क्षेत्र 1954 ईस्वी में दे रखा था। लेकिन जब हमने देखा कि 1991 ईस्वी के बाद स्थिति जब भिन्न हो जाती है और यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित खुद को करने का प्रयास करने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में अब रूस और यूक्रेन के संबंध बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। और बाद के दिनों में देखा ही जाता है कि यूक्रेन को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पूर्वी जो यूक्रेन का हिस्सा है वो यूरोप से आपको मिलता है और जो पश्चिमी यूरोप का हिस्सा है उसकी बाउंड्री जो है रूस से लगी हुई है। यानी पूर्वी यूक्रेन यूरोप के समीप और पश्चिमी यूरोप रशिया से समीप। रशिया किसी भी परिस्थिति में प्रारंभिक दिनों से ही नहीं चाहता कि यूक्रेन स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने के प्रयास में नाटो के संपर्क में आए। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि 2008 तक यूक्रेन ने ये घोषित कर दी कि हम आने वाले दिनों में नाटो के सदस्य देश होने जा रहे। मेरी इच्छा है कि नाटो मुझे भी अपने सदस्य के रूप में अपने संगठन के साथ जोड़े। लेकिन 2010 ईस्वी में यूक्रेन में चुनाव के उपरांत आप देखोगे कि वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है विक्टर यानुकोविच। और विक्टर यानुकोविच जो है यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड ऑफ नेशन है, लेकिन वो रूस के दोस्त हो जाते हैं। और इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको मालूम होगा ये 28 राष्ट्रों का संगठन है यूरोप में। याद होनी चाहिए यूरोपियन यूनियन का गठन 1957 ईस्वी में हुई थी और इसमें 28 देश होते हैं। और नाटो जिसका गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी, इसमें 30 सदस्य देश शामिल है, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन है। और यूरोपियन यूनियन जो है एक आर्थिक संगठन है जो यूरोप के देशों को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। आपको याद होना चाहिए कि 2010 में जब विक्टर यानुकोविच जीत जाते हैं तो उन्होंने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम जो यूरोपियन यूनियन के साथ यूक्रेन की हस्ताक्षर करनी थी सदस्यता प्राप्त करने के लिए, उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने से खुद को दूर कर दिया। नतीजा ये होता है कि यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो जाती है और अंततः 2014 में यानुकोविच को अपने ही देश को छोड़ करके भाग जाना होता है। इस बात को देखते हुए रूस ने 2014 को 27 फरवरी 2014 को जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र थी काला सागर क्षेत्र में, काला सागर जो सागर है जिसको 6 देश जो होते हैं, आपको याद होना चाहिए कि क्रीमिया और काला सागर 2 ऐसे नाम है जो जिस पर प्रभाव स्थापित करने का हर संभव प्रयास रूस का रहा। आप देखोगे कि क्रीमिया को 27 फरवरी 2014 को क्रीमिया को जीतने की कोशिश की जाती और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से यूक्रेन से क्रीमिया को प्राप्त कर ली जाती है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और अंततः जब अंतरराष्ट्रीय दबाव रूस के ऊपर 2014 में होती है तो रूस ने कहा कि आप क्रीमिया के लोगों से रेफरेंडम करवा लीजिए, जनमत संग्रह करवा लीजिए। और देखा यह जाता है कि 2014 में 6 मार्च 2014 को
क्रीमिया के लोगों का जनमत संग्रह होती है और अंततः 97% लोगों ने रूस के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इसको अमेरिका और अन्य यूरोपियन संगठनों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, जो कि विवाद का मूल कारण होता है। आप देखेंगे कि क्रीमिया को यूक्रेन से प्राप्त कर चुके हैं कौन? रूस 6 मार्च 2014 को, और क्रीमिया के रेफरेंडम के बाद प्राप्त किए, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों ने इस बात को कहते हुए, क्योंकि रूसी सैनिकों की उपस्थिति में जनमत संग्रह हुई थी, इसलिए इसको मान्यता नहीं दिया जा सकता। ये निष्पक्ष जनमत संग्रह मानने से अमेरिका और अन्य देशों ने इनकार कर दी। आपको यह भी याद होना चाहिए कि स्थिति ऐसी विकट हो गई कि क्रीमिया अब रूस के पास है, यूक्रेन अब रूस के साथ संघर्ष प्रारंभ कर देता है। ऐसी परिस्थिति में 2015 में आप बेलारूस की राजधानी में देखेंगे कि किस प्रकार से बेलारूस की राजधानी जो होती है, जिसको कहते हैं मिन्स्क में जर्मनी और फ्रांस की सहायता से यूक्रेन और रूस के बीच में एक संघर्ष विराम होती है, एक संधि होती है 2015, और युद्ध की स्थिति रोक दी जाती है। लेकिन 2015 के बाद यूक्रेन पुनः नाटो के सदस्यता को हासिल करने का प्रयास कर रहा होता, जो कि रूस बार बार यूक्रेन को यह चेतावनी देना प्रारंभ कर देता है कि आप नाटो की सदस्यता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि नाटो रशियन प्रभाव को कम करने के लिए ही अमेरिका और उनके मित्र राष्ट्रों के द्वारा स्थापित की गई एक सैन्य संगठन है। आप नाटो की सदस्यता हासिल करते हैं, मतलब आप रशियन सीमा क्षेत्र में नाटो के सैनिकों को प्रवेश करने का आधार तैयार करते हैं। यानी यूक्रेन का नाटो के सदस्यता को हासिल करने का प्रयास रूस को इस बात के लिए आगाह कर रहा था कि यूक्रेन का नाटो के पक्ष में जाना रूस की आंतरिक सामरिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का कारण बन सकता है, जो कि रशिया के गुस्से का कारण रहा। आज स्थिति क्या है? 1991 ईस्वी में विखंडित रशिया 2000 ईस्वी तक पूर्णतः विखंडित रहा, आर्थिक विपन्नता का शिकार रहा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कुशलता और राष्ट्र के प्रति समर्पण के कारण उस देश को पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली। और कहते हैं कि आज रशिया ने अगर यूक्रेन पे आक्रमण करके यूक्रेन को ध्वस्त करने की कोशिश की है और यूक्रेन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास किया है, तो इसके पीछे रूस की युद्ध की नीति ने अपने देश की सुरक्षा का प्राथमिकता देना है। अपने राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की प्राथमिकता होनी चाहिए, और उस प्राथमिकता को पूरा करने के प्रयास में रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने की कोशिश, या यूक्रेन को बार बार चेतावनी देने के बाद यूक्रेन का नाटो या अमेरिका के पक्ष में जाने की जो कोशिश, उस कोशिश को रोकने के लिए ही यूक्रेन को आज रूस ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दी। आज स्थिति ये हो चुकी है कि वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की महते जो है वो बंकरों में छिपे हुए हैं, और कीव आप देख रहे हैं वहां 1,80,000 से ज्यादा रूसी सैनिक कभी भी कीव को पूर्णतः अपने अधीन में ले सकने में कामयाब हो सकते हैं। अब भारत, रशिया और यूक्रेन के बीच में किस तरीके की भूमिका है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आप इस बात को देखिए कि रशिया में 20,000 से ज्यादा भारतीय हैं और यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा भारतीय
निवास करते हैं। आपको मालूम है कि पूर्व से रसिया भारत का सबसे निकटतम दोस्तों में से शामिल रहा है, और हम लोगों ने तो राज कपूर साहब का वो गाना बार बार सुना है कि मेरा जूता है जापानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। कहते हैं कि रूस हमेशा पारंपरिक दोस्त रहा भारत का। ऐसी परिस्थिति में हम रूस के खिलाफ भी नहीं जा सकते। यूक्रेन के साथ पिछले कुछ वर्षों में हमारी जो है शैक्षणिक और कई आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत भारत जो विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण कर रहा है, तो कहते हैं कि यूक्रेन हमारे हथियारों का एक बड़े खरीदार के रूप में पिछले कुछ वर्षों से सामने आया है। ऐसी परिस्थिति में हम यूक्रेन के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। आज हमारे लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही महत्वपूर्ण देशों में से शामिल हैं, और हम किसी भी एक पक्ष का समर्थन करके हम अपनी विदेशी नीति में कोई फेरबदल करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि हम पंचशील समझौते और जो नैम नॉन जो मूवमेंट से नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसको गुटनिरपेक्ष जिस संगठन को हम लोगों ने स्थापित कर रखा है, हम लोग किसी भी पक्ष में रहने की कोशिश करने के बजाय हम लोग निष्पक्ष जो विदेशी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि भारत को रसिया के साथ डायलॉग जरूर बहाल रखना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन में फंसने वाले भारतीयों को बाहर निकालना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा भारतीय पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी कई सारे हमारे स्टूडेंट शामिल हैं, और कई प्रकार की योजनाओं के कारण यूक्रेन भी आज हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार देश में से शामिल है। लेकिन हम रसिया जो हमारा पारंपरिक दोस्त है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की बातों को करना ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हम किसी परिस्थिति में दोस्त नहीं खो सकते हैं। लेकिन स्थिति जो भी हो, पुतिन ने एक बात को साबित कर दिया कि ताकत झुंड में पैदा नहीं की जा सकती है, ताकत आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और रसिया ने दिखलाया कि अपने प्रभुत्व और अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक जाना वो गैर वाजिब किसी परिस्थिति में नहीं होती। तो हम लोगों को नजर रखनी है और ये महसूस करते रहना है कि युद्ध किसी परिस्थिति में युद्ध को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुख और दर्द से घिरे रहने वाले लोगों की जब समीप हम और आप पहुंचते हैं, तभी महसूस कर पाते हैं कि दर्द क्या होता है, तकलीफें क्या होती है। तो रूस ने यूक्रेन को किन परिस्थितियों में घेरा, तो यहां 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। एक तो रूस किसी परिस्थिति में अपने सीमा क्षेत्र में नाटो का प्रभाव स्थापित होते हुए नहीं देखना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि यूक्रेन के नाटो के संपर्क में रहने के कारण नाटो जिसका गठन ही रसिया के प्रभाव को कम करने के लिए 1949 ईस्वी में की गई थी, ये सीधा साधा संदेश है व्लादिमीर पुतिन का कि जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ किसी भी विरोधी गतिविधि में शामिल होते हुए पाया जाएगा, उसे समाप्त होना होगा। क्योंकि विश्व उन व्यवस्थाओं का पोषण करता है जहां एक ही तुलसीदास की लिखी बातें नजर आती है कि समर्थ कहू नहीं दो से गोसाई, रवि पावक सुर सुरी की नाई, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तो ये समर्थ को कोई दोष नहीं, जो ताकतवर होगा वही विजेता होगा। और ताकत झुंड में और भीड़ में पैदा नहीं होती, ताकत आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है।
भारत को भी उन नीतियों को अपने साथ जोड़ना होगा जिन नीतियों के माध्यम से संपूर्ण विश्व भारत की ताकत को हमेशा सलाम करे, हमेशा सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत।